देखिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एलील। इसका मतलब है क्या, युग्म विकल्पी। देखो एक बात जरा ध्यान में रखना, कल हमने कुछ बिंदु लिखे थे इसके बारे में, दिमाग में है? क्या बोला था, एक जोड़ी जीन, ठीक है। यही एक जोड़ी जीन आगे जाकर के एक लक्षण को निर्धारित करता है। कुछ नहीं बच्चे, समझे क्या बोला कि एक जोड़ी जीन जो आगे चल करके क्या करेगा, एक लक्षण को निर्धारित करेगा। यानी कि अगर हम सीधा सीधा बात करें कि किसी भी जीव में यदि हम केवल एक लक्षण को देख रहे हैं, ठीक है, कोई एक जीव है, अब देखो किसी जीव में चाहे वो एक पेड़ पौधा हो या एक सूक्ष्म जीव हो या एक मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, ठीक है, उसमें एक लक्षण नहीं होंगे, हजारों लक्षण होंगे, ठीक है ना, जिसमें से हम किसी एक लक्षण को देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई एक जीव है, अब जीव में चलो हम ले लेते हैं सीधा सीधा नाम ही ले लेते हैं, जीव के रूप में हमने ले लिया एक कुत्ते को, ठीक है, ये कुत्ता है, इस कुत्ते के शरीर में बहुत सारे लक्षण हैं और उस लक्षण में से एक लक्षण हम ले लेते हैं इसके त्वचा का रंग या बाल का रंग। इस कुत्ते में हमने एक लक्षण देखा, और वो लक्षण क्या है, बाल का रंग, ठीक है। तो बाल का रंग क्या हो गया, उस जीव का एक लक्षण, ठीक है। तो इस जीव ने जो अपने शरीर में एक लक्षण दिखाया है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, एक एलील, ठीक है। और एक एलील का मतलब क्या कि एक जोड़ी जीन। मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि कुत्ते का यदि बाल का रंग काला है तो बाल का रंग काला है, ये क्या है, एक लक्षण है, ठीक है। और इस लक्षण को लाने के लिए एक जोड़ी जीन उस कुत्ते के अंदर होंगे, ठीक है। हालांकि बहुत सारे जीन होंगे लेकिन उसमें से केवल एक जोड़ी जीन क्या करेगा, एक लक्षण को निर्धारित करेगा। और उस लक्षण को हमने क्या माना है कि बाल का रंग। तो बाल का रंग यदि इसका काला है तो इसके लिए जिम्मेदार होगा एक एलील, या तो फिर कह सकते हैं एक जोड़ी जीन, ठीक है। चलो अब ये एलील बनते कहां पर है, तो कल एक वर्ड हमने यूज किया था, समजात गुणसूत्र, ठीक है। अब समजात गुणसूत्र का मतलब क्या था कि जो संख्या में एक समान हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं। अब इस कुत्ते का जन्म तो हुआ होगा ना, ठीक है। अब कुत्ते का जन्म हुआ है तो एक नर आया होगा और एक मादा, ठीक है। या फिर हम इसको ना कुछ इस तरीके से ना लेके सीधा इंसान पर लेते ताकि और आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक तरफ रख दिया नर, दूसरी तरफ मादा, ठीक है। इसके अंदर कितने गुणसूत्र, 46। इसके अंदर भी कितने, 46 कहूं या 23 जोड़ी, 23 जोड़ी, ठीक है। यानी कि इस नर के अंदर गुणसूत्र संख्या 1, फिर गुणसूत्र संख्या 1, ये आपस में क्या बना के रखा होगा, जोड़ी। फिर उसी तरीके से गुणसूत्र संख्या 2, गुणसूत्र संख्या 2, ये भी क्या बना के रखा होगा, आपस में जोड़ी। अब ये गुणसूत्र संख्या 1 और 1 कहां से आ गया, तो इसका भी जन्म इसके माता पिता से हुआ होगा ना। तो एक जो होगा इसके माता का होगा, दूसरा जो होगा इसके पिता का होगा, इसलिए तो हम क्या कहते हैं, 23 जोड़ी कह देते हैं। इसी तरीके से करके गुणसूत्र संख्या कहां पहुंच जाएंगे, 23, फिर ये भी कहां पहुंच जाएंगे, 23, ठीक है।
इस मादा की बात करूं तो सेम कहानी यहां भी होगी, गुणसूत्र संख्या 1 फिर गुणसूत्र संख्या 1, ये भी आपस में जोड़ी बनाए होंगे। गुणसूत्र संख्या 2, गुणसूत्र संख्या 2, ये भी आपस में जोड़ी। ऐसे ही करते करते कहां तक, गुणसूत्र संख्या 23 तक ये आपस में जोड़ी बना के होंगे। ठीक है, अब हम जैसे भी कहना चाहें, या तो 46 कह लें या तो 23 जोड़ी कह लें, दोनों बात बराबर है। बेहतर क्या होता है कहना 23 जोड़ी, क्योंकि आपस में ये जोड़ी में ही होते। ठीक है, अगर गुणसूत्र जोड़ी में ना होंगे तो कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देगा आपके अंदर, इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसीलिए क्या रहते हैं, ये जोड़ी में रहते हैं। इसमें से ना हम एक गुणसूत्र को निकाल के समझने की कोशिश करते हैं। चलो, ये हो गया गुणसूत्र संख्या 1। इसके बाजू में एक और बनाते हैं गुणसूत्र संख्या 1। गुणसूत्र संख्या 1। चलो देखो क्या हुआ कि एक गुणसूत्र संख्या नंबर 1, दूसरा भी क्या है, गुणसूत्र संख्या नंबर 1, और ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, जोड़ी। ठीक है, और संख्या के आधार पे समान है तो हम इनको क्या कह सकते हैं, समजात गुण सूत्र। बातें नहीं, क्या हो गया जी, आते आते बात सुनो, इसकी वजह से लेट हो गया और क्या, बात खत्म करिए। देखिए, समजात गुणसूत्र, गुणसूत्र संख्या 1, गुणसूत्र संख्या 1। ठीक है, अब देखो यहीं पे हमने बताया कि क्या बना के रखा है, जोड़ी बना के रखा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जीन हैं, इसमें 1 2 नहीं, बहुत सारे जीन हैं। इस गुणसूत्र पर भी बहुत सारे जीन हैं। और आपको मॉर्गन साहब याद है क्या, मॉर्गन साहब ने क्या किया था, चिन्ह दिया था, किसको, जीन को। जीन के बारे में किसने बताया था, जोहानसन ने। ठीक है, अब यहां पर हमने कह दिया ना कि एक जीन मिल रहा है कैपिटल बी। ठीक है, यहां पर भी एक जीन मिल रहा है स्मॉल बी। ठीक है, दोनों पर दिखा दिया एक एक जीन कि इस गुणसूत्र पर एक जीन है कैपिटल बी, इस गुणसूत्र पर एक जीन है स्मॉल बी। ठीक है, अब दोनों पर ये केवल बी और बी ही नहीं है, बी के अलावे भी बहुत सारे हैं, हम केवल एक जीन को लेकर के चल रहे हैं। अब ये बी और ये बी आपस में दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये समजात गुणसूत्र है। समजात गुणसूत्र में क्या है, गुणसूत्र की संख्या समान है, ये पूरा का पूरा गुणसूत्र ही क्या बना रखा है, अपनी जोड़ी बना रखा है। ठीक है, तो यहां पर जोड़ी किसको देखने का मिल रहा है, गुण सूत्र का जोड़ी है। गुणसूत्र का जोड़ी जैसे ही बनता है तो इसमें मिलने वाले एक समान जीन भी क्या करते हैं, आपस में जोड़ी बना लेते हैं। अगर यहां पर एक जीन मिल रहा है कैपिटल सी, दूसरा भी मान लो कैपिटल सी, तो ये भी क्या करेगा, आपस में जोड़ी बना लेगा। यहां पर मिल रहा है कैपिटल ए, इधर मिल रहा है स्मॉल ए, ये भी आपस में जोड़ी बना लेगा। ठीक है, तो ये जो जोड़ी बना रखा है ना, एक एक जोड़ी क्या करेगा, एक एक लक्षण लेकर के आएगा। बात समझ में आई। तो हम क्या कहते हैं एलील के बारे में कि समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित एक समान जीन। अब एक समान जीन कहने का मतलब कि बी हमेशा बी के साथ ही जाके जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि बी जाके सी के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित एक समान जीन आपस में जोड़ी बनाते हैं और लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जीनों की जोड़ी को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। बात कुछ पल्ले पड़ी, एलील समझ में आया। अगर मैंने ये दोनों गुणसूत्र को अलग कर दिया ना, लक्षण गया खत्म, लक्षण दिख नहीं पाएगा। लक्षण तो तभी दिखेगा जब क्या बनेगी, गुणसूत्रों की जोड़ी बनेगी, या गुणसूत्रों की जोड़ी बनने के बाद किसकी जोड़ी बनेगी, जीनों की जोड़ी बनेगी। तभी हमारे अंदर या तो किसी भी जीव के अंदर क्या दिखाई देगा, लक्षण दिखाई देगा। इसीलिए सबसे बेहतर होता है क्या कहना, 23 जोड़ी। हमने कहा कि कैपिटल जी एक ऐसा जीन है, चलो मैं कह दिया ना कि ये मेरा ही गुणसूत्र है। ठीक है, अब ये मेरा गुणसूत्र है, ठीक, इसमें से एक हम कह दे कि ये मेरे पिता का गुणसूत्र है,
और ये मेरे माता का गुणसूत्र है। तो पिता के गुणसूत्र में क्या मिल रहा है? कैपिटल बी। माता के गुणसूत्र में क्या मिल रहा है? स्मॉल बी। ये कैपिटल बी, ये स्मॉल बी दोनों एक समान जीन है। भले हमने लिखा है क्या कैपिटल में, दूसरे को लिखा है स्मॉल में। कैपिटल में स्मॉल में क्यों लिखा आएगा बात वो करेंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे? एक समान लक्षण वाले होंगे। कि अगर ये कैपिटल बी, देखो पता है क्या होता है कि लक्षण के हिसाब से हम इंडिकेशन भी देते हैं। बी से क्या ब्लैक हो सकता है क्या? ठीक है, तो बी मान लिया जाए कि ये जो बी जीन है ये मेरे बाल का रंग सुनिश्चित कर रहा है। बाल का रंग, तो बाल का रंग मेरा कैसा होगा इसके लिए जिम्मेदार मेरे पिता का भी जीन है और मेरे माता का भी जीन है। ठीक है, पिता के गुणसूत्र से एक जीन आया है जो बाल के रंग का सुनिश्चित कर रहा है। माता के गुणसूत्र में भी एक जीन आया है स्मॉल बी, ये भी क्या कर रहा है? बाल का रंग सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन दोनों जब तक जोड़ी नहीं बनाएंगे तब तक मेरे बाल का रंग सुनिश्चित नहीं होगा। जब मेरा जन्म होना था तो जन्म होने से पहले क्या बना? युग्मनज बना। युग्मनज बना तो क्या हुआ कि एक गुणसूत्र पिता का आया, एक गुणसूत्र माता का आया। इस गुणसूत्र ने क्या बनाई? अपनी जोड़ी बनाई। और गुणसूत्र पर उपस्थित जो एक समान जीन थे वो भी क्या बनाएंगे? जोड़ी बनाएंगे। अब एक समान जीन जैसे कैपिटल बी और स्मॉल बी, इसने जोड़ी बना दी तो जोड़ी जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? एलील कहलाएगा, युग्म विकल्पी कहलाएगा। और युग्म विकल्पी के रूप में क्या बना जा रहा? देखो तो कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो जब भी हम दो जीनों को एक साथ लिखते हैं जोड़ करके तो वो क्या कहलाता है? एलील। ठीक है, अब इन दोनों में जो ताकतवर जीन होगा, ताकतवर कहने का मतलब कि जो अपना प्रभाव दिखा सकता है। ठीक है, तो जो जीन ताकतवर होगा उसका लक्षण दिखाई देगा और जो जीन ताकतवर नहीं होगा उसका लक्षण दिखाई नहीं देगा। तो यहां पर ताकतवर और कमजोर की पहचान बस केवल कैपिटल और स्मॉल से हो जाती है कि जो प्रभावी होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं, जो अप्रभावी होता है उसको स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, अब प्रभावी कौन? कैपिटल बी। एलील क्या बना? कैपिटल बी और स्मॉल बी। सीधा सीधा हम यही लिख देंगे कि बाल का रंग कैसा होगा? काला होगा। ठीक है, आएगा ये सब चीज एक एक करके। अब मिटाने वाले हैं इसको, मिटाएं। इसको बस फील करना है, लिखना कहीं नहीं है, बस एलील को केवल समझना है। और एलील जब बनेगा तो कहां बनेगा? समजात गुणसूत्रों पर और एक समान जीनों के बीच में। ये दो बिंदु केवल याद रखिएगा एलील के बारे में। अब सुनना बात, मैं अपनी बात अगर कर लूं, ठीक है, तो मेरे अंदर 46 गुणसूत्र कह लूं या सीधा सीधा क्या कहना चाहिए हमें? 23 जोड़ी। चलो अब मैं अपने अगले पीढ़ी की बात करूंगा, तो अगले पीढ़ी को लाने के लिए सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे बच्चे? युग्मक बनाने पड़ेंगे क्या? ठीक है, और युग्मक बनाने के लिए हमें पता है बच्चा कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ध्यान से ध्यान दीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन। अभी तक मेरे अंदर क्या है? 23 जोड़ी। 46 कहना उचित ही नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल उचित नहीं है। क्या कहेंगे? 23 जोड़ी। अब 23 जोड़ी कहने का मतलब क्या है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी स्थिति है, गुणसूत्र संख्या 1, गुणसूत्र संख्या 1, फिर 2, फिर 2, 3, फिर 3, ऐसे करते 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 कहां तक? 23, फिर 23। ठीक है, ये सारे के सारे जोड़ी में दिख रहे हैं। ये भी जोड़ी में है, ये भी जोड़ी में है, ये भी जोड़ी में, टोटल के टोटल मेरे अंदर क्या दिखेंगे? जोड़ी। ठीक है, क्या कराना है? अर्धसूत्री विभाजन। क्यों कराना है? क्या बनाना है? युग्मक, अगली पीढ़ी को लाना है। ठीक है, जब युग्मक बनेगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो आपको पता है आधा हो जाता है गुणसूत्र। हम हमेशा लिखते हैं 46, लेकिन जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं, युग्मक बनाते हैं, उसमें कितना लिख देते हैं? पता है क्या होता है अर्धसूत्री में? इनकी जोड़ी टूट जाती है। बात समझे? ये जितनी भी जोड़ी बनी हुई है ना, ये जोड़ी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो ये जोड़ी सबसे पहले टूटी, ये भी टूटा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ठीक है, तो अब बहुत सारे क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे, जिसमें से 23 गुणसूत्र एक तरफ, फिर दूसरा 23 गुणसूत्र एक तरफ। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं तो इसमें क्या होगा? एक गुणसूत्र संख्या 1, इसमें भी क्या होगा? क्या? गुणसूत्र संख्या 1। अब इसके पास मिल रहा था यहां पर कैपिटल ए, यहां भी मिल रहा था कैपिटल ए। इसने क्या बनाया था? एलील। और एलील बनाया था तो ये क्या था? जोड़ी में था। तब मेरे अंदर क्या दिखाई दे रहा था? लक्षण दिखाई दे रहा था। ठीक है,
लेकिन जैसे ही इनकी जोड़ी टूटी, कौन से विभाजन के दौरान? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, क्योंकि क्या बना रहे थे? युग्मक। अब क्या हुआ? तो एक, चलो देखो इधर दिखा दिया कि गुणसूत्र संख्या 1 यहां चला गया, ठीक है। अब ये किसके पास जाएगा? अंडाणु के पास जाएगा। चलो अंडाणु में भी कितने होंगे? 23 होंगे। इसमें भी दिखाते हैं कि गुणसूत्र संख्या 1 हो, ठीक है। यहां पर एक हमने दिखाया था ना जीन, कैपिटल ए, इस पर भी दिखाया था कैपिटल ए। इसमें गया है तो इसमें भी गया होगा क्या? कैपिटल ए, और इसमें भी क्या गया होगा? कैपिटल ए। और एक अंडाणु को भेदित करने के लिए कोई एक ही शुक्राणु जिम्मेदार होता है, ठीक है। चलो इसने क्या कर दिया? इसको भेदित कर दिया। तो भेदित कर दिया तो क्या स्थिति आएगी? जरा देखो तो, युग्मनज बन जाएगा क्या? केवल एक ही गुणसूत्र लेके चलते हैं, 46 नहीं दिखा पाएंगे इसमें। तो एक शुक्राणु वाला गुणसूत्र संख्या 1 और एक अंडाणु वाला गुणसूत्र संख्या 1 आया होगा। हमको शुक्राणु में पता है ना कि क्या लेकर आएगा? ये कैपिटल ए। हो सकता है कि यहां पर क्या मिल जाए? कैपिटल ए। तो वापस क्या कर लेंगे? ये जोड़ी बना लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कहानी चलती रहती। अब आ गई क्या अगली पीढ़ी? फिर जब ये तैयार होगा तो ये भी क्या करेगा? विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में फिर क्या होगा? इनका एलील टूटेगा। एलील टूटेगा, साथ ही साथ गुणसूत्रों की जोड़ी भी टूटेगी। इसी तरीके से कहानी चलती रहती है लगातार। बात कुछ पल्ले पड़ी। एक तीसरा वर्ड कुल मिला के 5-6 वर्ड हमें पढ़ने हैं। देखिए तीसरा वर्ड समयुग्मनज। और इसी के साथ यहीं पे चौथा इसका विषम युग्मनज। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इससे पहले हमने क्या देखा था? समयुग्मनज नहीं देखा था। क्या था वो? समजात गुणसूत्र था, ठीक है। अभी क्या है? समयुग्मनज और विषम युग्मनज। अब दोनों में ना केवल एक छोटा सा डिफरेंस है। सम माने समान और विषम माने असमान, ठीक है। और इससे पहले बस एक चीज जानो कि जो जीन होते हैं वो जीन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं क्या? प्रभावी, और दूसरे होते हैं अप्रभावी। और हमेशा प्रभावी को लिखा जाता है कैपिटल में और अप्रभावी को लिखा जाता है स्मॉल में, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है, तो दोनों ए है तभी आपस में जुड़ेगा, ठीक है। बशर्ते इसमें ध्यान देना होता है कि कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी है। अब आ जाओ यहाँ पे। समयुग्मनज माने एक समान जीन होंगे। एक समान जीन किस आधार पे? कैपिटल और स्मॉल के आधार पे, ठीक है। और ये विषम का मतलब क्या है? कि असमान होंगे, वो भी किस आधार पे? कैपिटल और स्मॉल के आधार पे, ठीक है। अब बार बार एक लक्षण को लेके चलेंगे हम, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे मटर के पौधे के बारे में। तो मटर के पौधे में ना, मटर के पौधे की लंबाई को देखा जाता है। तो लंबाई को सुनिश्चित करने वाला जो जीन होता है वो होता है टी। लंबा को क्या बोलते हो? टॉल बोलते हो ना। तो टॉल को इंडिकेशन दिया जाता है टी से। तो लंबा वाला जो जीन है ये भी कितना होगा? 2 होगा। एक होगा प्रभावी, दूसरा होगा अप्रभावी, ठीक है। हर जीन का 2 रूप होता है, ठीक है। एक होता है प्रभावी वाला रूप और दूसरा होता है अप्रभावी। तो लंबा के लिए अगर मैंने जीन का नाम लिखा है टी, तो टी कितने प्रकार का? 2। एक प्रभावी, दूसरा अप्रभावी, ठीक है। अब इस आधार पे हमने कहा कि भाई साहब जब युग्मनज बनेगा तो युग्मनज के अंदर 2 प्रकार की स्थिति दिखाई देगी। क्या क्या स्थिति? एक बनेगा युग्मनज जो होगा वो कहलाएगा समयुग्मनज, दूसरा कहलाएगा विषम युग्मनज। कैसे? देखो, अगर मैं कहूं कि एलील किसके अंदर होगा? युग्मक के अंदर होगा या फिर युग्मनज के अंदर होगा? सुनना क्वेश्चन ध्यान से। किसकी बात कर रहे हैं? एलील की। अब ये बताओ बच्चा कि एलील युग्मक के अंदर होगा कि युग्मनज के अंदर होगा?
युग्मनज के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि युग्मक में तो गुणसूत्र टूट के गए हैं ना, एलील तो टूट गया है। दोबारा एलील कब बनेगा? कि जब ये जुड़ेंगे तब। जुड़ेगा कब? कि जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु जब आपस में जुड़ेंगे तब इनके गुणसूत्र आपस में जुड़ेंगे। और जब गुणसूत्र जुड़ेंगे तब क्या होगा? कि इनके एक समान जीन भी आपस में जुड़ेंगे। और जब एक समान जीन आपस में जुड़ जाएंगे इसी स्थिति को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना युग्मक में कभी भी एलील नहीं बनेगा। जब भी बनेगा ये किसमें बनेगा? युग्मनज में। और यदि युग्मनज में एलील बन रहा है इसका मतलब क्या? एक जोड़ी जीन हो रहा होगा ना। ठीक है, जब युग्मनज के अंदर क्या बन रहा है? एलील बन रहा है। एलील बन रहा है इसका मतलब क्या? एक जोड़ी जीन। अब एक जोड़ी जीन का मतलब कितना जीन? 2 जीन। ठीक है, अब वो दोनों जीन एक समान है या असमान है? देखिए कैसे, क्या बोला? सम युग्मनज। अब सम युग्मनज का एग्जाम्पल याद रखिएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखो ये भी एक एलील है और ये भी एक एलील है। कहां ध्यान चला जाता है जी तू लोग उधर? ये भी एक एलील और ये भी एक एलील है। लेकिन देखो जरा ध्यान से, ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, दोनों क्या है? समान है। समान है मतलब कि ये भी प्रभावी जीन है और ये प्रभावी जीन है। इसको जरा देखो तो स्मॉल टी अप्रभावी और अप्रभावी, दोनों के दोनों समान है। इसीलिए ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सम युग्मनज कहते हैं। दूसरा है क्या? विषम युग्मनज। विषम युग्मनज का एग्जांपल सीधा सीधा अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये एक युग्मनज के अंदर की स्थिति होगी। ठीक है, कैसे होगी? कि शुक्राणु में हो सकता है कि आया हो कैपिटल टी और अंडाणु में क्या होगा? स्मॉल टी। और जब जुड़ेगा तो युग्मनज बनेगा और युग्मनज के अंदर कैसी स्थिति होगी? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? विषम युग्मनज। दोनों बात क्लियर हुआ? ठीक है, सम युग्मनज का मतलब एक ऐसा युग्मनज जिसके अंदर एक समान जीन, मतलब कि या तो प्रभावी या तो अप्रभावी जीनों की जोड़ी देखने को मिल रही है, ऐसा युग्मनज क्या कहलाएगा? सम युग्मनज। और एक ऐसा युग्मनज जिसके अंदर जीनों की जोड़ी देखने के बाद ये पता चलता है कि दोनों अलग अलग है, एक प्रभावी है तो दूसरा अप्रभावी है, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? विषम युग्मनज। डन। 4 शब्द खत्म किए, 2 और रह गया है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे मेंडलिज्म। चलो हाँ तो जा सकते हो ना, 100% जा सकते हो, बिल्कुल चले जाओगे बच्चा। क्योंकि क्या है, आपके मासी हैं तो मासी किसकी बहन हुई? मम्मी की बहन हुई। तो मम्मी के अंदर और मासी के अंदर जो लक्षण आए वो कहां से आए हैं? नाना नानी से आए हैं। ठीक है, हो सकता है कि मासी के अंदर नाना नानी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपकी माँ के अंदर नाना नानी के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन है तो सही। ठीक है, अब वो लक्षण दिख गया अब आप में, तो हो सकता है ना कि आपकी मौसी जो होंगी वो आपके नानी पर गई होंगी थोड़ी बहुत। हाँ, जो भी कोई ना कोई तो होगा ही। हाँ जी, वही तो कह रहा हूं ना कि ये तो यही तो फायदा है। जिन आज भले शांत रह जाएगा, अप्रभावी होगा इस पीढ़ी में ना दिखाई देगा, प्रभावी होगा तो इस पीढ़ी में दिखाई दे देगा, लेकिन अप्रभावी वाला जो मेरे अंदर छिपा है वो कभी ना कभी किसी ना किसी पीढ़ी में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए 5वां शब्द जीन प्रारूप। 6ठा लक्षण प्रारूप। इसको कहा जाता है जीनोटाइप और इसको कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, 2 और शब्द आपके सामने, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ठीक है, जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप, फिनोटाइप लक्षण प्रारूप। ठीक है, अब देखो दोनों में 2 अलग अलग बातें, एक में लिखा है जीन, दूसरे में लिखा है लक्षण। ठीक है, यदि मैं कोई लक्षण देख पा रहा हूं, ठीक है, अब एक लक्षण ले लेते हैं जैसे लंबा होने का लक्षण। ठीक है, कि मैंने किसी जीव को ले लिया है, उस जीव को कहा है कि वो जीव कैसा है? लंबा है।
ठीक है। तो लंबा यदि मैंने लिखा तो क्या है, इसका लक्षण बता दिया ना, ठीक है। तो ये लंबा यदि आप लिख रहे हो, या सीधा सीधा मैं कहूं कि किसी जीव में उपस्थित उसके लक्षणों को लक्षण के रूप में लिखना, क्या कहलाता है, इसका लक्षण प्रारूप कहलाता है। सीधा सीधा सुनना कि लक्षण को लक्षण के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, लक्षण प्रारूप कहलाएगा, ठीक है। दूसरा कि इसके लक्षण को जीन के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, जीन प्रारूप कहलाएगा। अब बच्चा बताओ कि अगर मैंने लंबा लिखा है तो लंबा के लिए क्या क्या लिख सकते हैं। अगर मैंने लिखा है एक एलील कैपिटल टी, अब बताओ ये जीन का जो एलील है क्या बता रहा है, लंबे को बता रहा है कि बौने को बता रहा है, लंबे को बता रहा है। इस बार मैंने लक्षण तो लिखा है, ठीक है, लेकिन लक्षण को लक्षण के रूप में लिखा है कि जीन के रूप में लिखा है, ठीक है। तो लक्षण को जीन के रूप में लिखना क्या कहलाता है, जीन प्रारूप। अच्छा, लंबा होने के लिए एक और लिख सकते हैं, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी। काहे, क्योंकि एगो प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी है। प्रभावी वाला अपना लक्षण दिखाएगा, अप्रभावी नहीं दिखाएगा। प्रभावी कैपिटल टी है माने लंबा है, तो ये भी क्या होगा, दोनों का दोनों किसका लक्षण है, लंबा होने का। अगर मैंने दोनों के नीचे सीधा सीधा लिख दिया कि ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, तो मैंने किस रूप में लिखा, लक्षण के रूप में, तो ये क्या कहलाएगा, लक्षण प्रारूप। और इसके लक्षण को यदि मैंने जीन के रूप में लिखा तो क्या कहलाएगा, जीन प्रारूप। खत्म हुए आपके शब्द। अब इस पर हम स्टार्ट कर सकते हैं अब अपनी थियरी। ये कुछ 6 शब्द हैं जो बार बार आपको फंसाएंगे, और 6 शब्द में से मेनली ये 2 शब्द, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। हर जीव का अपना लक्षण होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चा हम लोग मेंडलवाद, मेंडलिज्म। बताएगा मेंडलिज्म क्या है, मेंडलवाद क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंडल साहब की अगर हम हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें, ठीक है, तो मेंडल साहब पता है कहां के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के, ठीक, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और ये ऑस्ट्रिया में क्या करते थे पता है, ये एक मॉन्क का काम करते थे। मॉन्क माने जानते हो क्या होता है, पादरी, फादर देखे हो, देखे तो नहीं हो, फादर सुने हो, चर्च में एक फादर होते हैं ना, ठीक है, उनको पादरी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं क्या, मॉन्क, ठीक है। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ है, ठीक है। कब हुआ, तो इनका सीधा सीधा जन्म काल ही लिख देते हैं 1822 से 1884 तक ये जीवित, यानी कि 1822 में जन्म हुआ और 84 में इनका देहांत हो गया। अब देहांत किस वजह से हुआ, इनकी मृत्यु किस वजह से हुई, एक बीमारी की वजह से, उस बीमारी का नाम है ब्राइट डिजीज। इस रोग में क्या होता है, तो किडनी डैमेज हो जाता है। खैर रोग से हमें मतलब नहीं है, बस इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। बस याद रखिएगा कि 1822 में जन्म हुआ, 1884 में इनका देहांत हो गया। देहांत या मृत्यु क्यों हुई थी, एक रोग के कारण जिसका नाम है क्या, ब्राइट डिजीज। ये ब्राइट डिजीज किसको नुकसान पहुंचाता है, तो किडनी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इनकी किडनी खराब हो गई थी जिस वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इस बीच में ये क्या काम कर रहे थे, पादरी का काम कर रहे थे। पादरी का काम करते 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 पता ना इनके दिमाग में क्या आया कि खोजबीन करना चालू कर दिए, ठीक है, खोज करना चालू कर दिए, वैज्ञानिक बन गए, ठीक है। और ये वैज्ञानिक बन के कार्य शुरू किए, कब, 1856 में, याद रखिएगा, ठीक है। इस बीच में 1856 से पहले ये क्या काम कर रहे थे, पादरी का काम कर रहे थे। 1856 में इनके दिमाग में आया कुछ बात आनुवांशिकता से संबंधित, तो उस पर खोज करना चालू किए। तो कब शुरू किए खोज करना, 1856 में, और 7 वर्ष तक खोजबीन करते रहे। कितने साल, 7 वर्ष। 56 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1863।
तो याद रखिएगा 1863 तक इन्होंने क्या किया, खोजबीन किया, जांच पड़ताल किया, किसके रिस्पेक्ट में, आनुवांशिकता के जांच कर रहे थे, जेनेटिक्स की जांच कर रहे थे। 7 साल इन्होंने किया और 7 साल काम करने के बाद फिर 2 साल इन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष निकाल करके देखो, पहले क्या था कि मान लीजिए कि हम कोई खोज किए हैं, आज तो बहुत सारी सुविधाएं, यहाँ रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगता है और सूचना दिल्ली चली जाती है। व्हाट्सएप है ना, बहुत सारी व्यवस्था है। पहले ये सारी व्यवस्था नहीं थी। देखो सन 1800 की बात कर रहे हैं, उस समय क्या होती थी, पुस्तिकाएं निकलती थी। जैसे आज न्यूज़पेपर है ना, वैसे ही वहां पे पुस्तिका हुआ करती थी। तो जो भी वैज्ञानिक कुछ भी काम करते थे वो पुस्तिका में क्या करते थे, अपने निष्कर्ष को निकाल देते थे या छाप देते थे। ठीक है, तो क्या किया, 1863 तक काम किया। टोटल इन्होंने 7 साल काम किया, 2 वर्ष इंतजार किया और इंतजार करने के बाद 2 वर्ष इंतजार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1865। ठीक है, और 1865 में इन्होंने जो भी काम किया था अपने रिजल्ट को क्या कहते हैं, निष्कर्ष। देख लेना, सीधा सीधा मैं रिजल्ट लिख देता हूं कि 1865 में इन्होंने जो भी काम किया अपने रिजल्ट को एक पेपर या एक पुस्तिका में छपवा दिया। ठीक है, और उस पुस्तिका का नाम है, याद रखना, नेचर फॉर एस्चेंडर वेरियन। यह कई दफा पूछा गया सवाल है कि मेंडल ने अपने द्वारा किए गए कार्यों को कहां पर प्रकाशित किया था। प्रकाशित माने छाप देना, बता देना, ठीक है, या सूचना दे देना। तो कौन से पेपर में, तो याद रखिएगा नेचर फॉर एस्चेंडर वेरियन। कब किया, 1865 में। ठीक है, यहां तक की कहानी कुछ दिमाग में गई। क्या क्या बातें जरा ध्यान से देखो। इन चलो इतना तो पता चल गया हमें मेंडल के बारे में, बस इनके बारे में कुछ कहानियां याद रखिएगा। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर हम लोग। जब से सबसे पहला मुख्य बिंदु की बात करें हम, तो ये काम क्या कर रहे थे, आनुवांशिकता पर, यानी कि जेनेटिक्स पर काम कर रहे थे। ठीक है, आनुवांशिकता को ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक पीढ़ी है, इस एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी आ रही है, तो पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या क्या लक्षण जा रहे हैं और क्या क्या अंतर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहां से यहां जो पीढ़ी आई है, तो पिछले पीढ़ी से कुछ लक्षण गए होंगे क्या अगली पीढ़ी में, और वो अगली पीढ़ी में लक्षण दिख भी रहे होंगे, तब तो हमें पता चल रहा है। ठीक है, दूसरा चीज कि इस दूसरी पीढ़ी में कुछ ऐसे भी लक्षण होंगे जो पहले पीढ़ी में नहीं है। इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। और दोनों वर्ड को मिला के कहीं ना कहीं समानता और विभिन्नता भी कह सकते हो, वंशागति और विभिन्नता। ठीक है, इसी पर ये काम कर रहे थे। और काम करने के लिए किसी जीव का प्रयोग किया था इन्होंने, तो एक पादप लिया था। जीव के रूप में किसको लिया था, पादप को लिया था, पेड़ पौधे को। कौन सा वो पादप था, मटर का नहीं, उद्यान मटर का। ठीक है, मटर भी 2 प्रकार का है, एगो उद्यान मटर जो अपने बागीचे में लगाते हैं, और एगो जंगली मटर जो जंगल में लगता है। जंगली मटर तक तो ठीक है, बागीचा में मटर कौन लगाता है, बस नाम है उद्यान मटर, एक ऐसा मटर जिसकी आप खेती करते हैं। ठीक है, उद्यान मतलब क्या होता है, गार्डन, गार्डनिंग पी। तो ऐसा नहीं फील करना है कि ये बागीचे में लगाने वाला है, नहीं, जिसकी हम खेती करते हैं वो क्या कहलाता है, उद्यान मटर कहलाता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम जानते हो, पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम हो गया किसका, उद्यान मटर का। और इसी उद्यान मटर पर काम कर रहे थे कौन, आपके मेंडल साहब। ठीक है, एक और होता है जंगली मटर, बस इसको दिमाग में रखिएगा, बाद में इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जंगली मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोरेटस, ये जंगली मटर का वैज्ञानिक नाम है।
ठीक है, हालांकि हम देखेंगे किसको, उद्यान मटर। चलो यहां तक की बात समझ में आई। ये दोनों खाली अलग अलग बातें हैं। काम किस पर कर रहे थे, आनुवांशिकता से संबंधित कार्य कर रहे थे। किसको लिया था, पादप को। कौन से पादप को, उद्यान मटर को। ठीक है, इन्होंने अपना रिजल्ट कब दिया था, 1865 में। मृत्यु कब हो गई थी, चलो अब इन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्य को सबके बीच में रख दिया कब, 1865 में। लेकिन कौनो वैज्ञानिक इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। इतना अच्छा चीज बताए हैं कि आनुवांशिकता नाम की कोई चीज है। इसमें इन्होंने ये बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति होती है, यानी कि पिछले पीढ़ी के लक्षण कहां जाते हैं, अगले पीढ़ी में जाते हैं। उसके साथ साथ अगले पीढ़ी में कुछ अंतर भी देखने को मिलते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, विविधता या तो विभिन्नता। ठीक है, ये सब कुछ बताया और सब कुछ बता करके उसका जांच पड़ताल किया, पूरा रिजल्ट प्रकाशित करा दिया कहां, 1865 में। लेकिन किसी वैज्ञानिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। सीधा सीधा हम यहां लिख सकते हैं कि ये हमारे मेंडल बाबा क्या हो गए, फेल। ठीक है, अब सोचो कि हमने बच्चा बहुत सारा काम किया, अब बहुत सारा काम करने के बाद उसके रिजल्ट को सबके सामने रख दिया और वो रिजल्ट पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी का ध्यान नहीं गया, तो मतलब क्या, मैं फेल हो गया। ठीक है, तो वैसे ही मेंडल साहब ने 1865 में सारा रिजल्ट तो दे दिया, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक ने इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, कोई इनके थियरी को समझने की कोशिश ही नहीं किया। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गए, फेल। ऐसा वो टेंशन में रहते थे और उसके बाद इनको बीमारी हो गया 84 में, चल बस। ठीक है, अच्छा अब आएगा बात की फेल क्यों हुए थे वो देखेंगे। फिर फेल हो गए, मृत्यु भी हो गई कब, 1884 में। 16 साल बाद कितना हो जाएगा, 1900। ठीक है, 16 साल के बाद ही पास हो गए, मरने के 16 साल के बाद। फिर से समझना क्या बोला, 1884 में मर गए, 1884 तक, हालांकि रिजल्ट कब दे दिए थे, 65 में। 65 से लेकर के 84 तक, जब तक ये जिंदा रहे तब तक इनकी बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब ही मर गए तो मरने के 16 साल बाद, कब, 1900 में, सब भौंका रह गया, एकदम सब देख करके चकित रह गया कि अरे भाई, जो चीज हम लोग सन 1900 में खोज रहे हैं वो चीज मेंडल बाबा 65 में बता के चले गए। समझ में? तो यहां तक की कहानी क्लियर की, क्या हो गए, फेल हो गए। पास कब हुए, कब इनके रिजल्ट पर ध्यान दिया गया, तो मरने के 16 साल बाद। अच्छा, मरने के 16 साल बाद कैसे ध्यान दे दिया गया, इसके पीछे की कहानी मालूम है? देखिए, क्या बात कर रहे थे कि मृत्यु के 16 वर्ष बाद इनको क्या मिला, सफलता मिला। ठीक है, अब सफलता कहने का मतलब कि इनकी थियरी को लोग समझ गए, जान गए। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इनको सफलता मिल गई। जब इन्होंने प्रकाशित किया था उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया था, तो उस समय क्या थे, ये असफल थे। ठीक है, अब बाद में 16 साल के बाद सोचो कि मरने के 16 साल के बाद ये सफल हुई, सफलता मिली इनको, इसके पीछे किसी का तो हाथ होगा ना। ठीक है, हुआ क्या, इनको सफलता कैसे मिली? 3 वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा स्पेशली, कार्ल कोरेंस, दूसरा ह्यूगो डीवरिस, तीसरा रेरिक वॉन टेसरमार्क। ये 3 गो वैज्ञानिक, ठीक है, क्या कर रहे थे, तो ये लोग सन 1900 के आसपास ना खोज कर रहा था कुछ। खोज पता है किस पर कर रहा था, आनुवांशिकता पर। ठीक है, ये तीनों के तीनों, इनके साथ और भी कुछ वैज्ञानिक थे, लेकिन मुख्यतः इन 3 लोगों का ही नाम आता है कि ये तीनों लोग किस पर काम कर रहे थे, आनुवांशिकता पर। इनके दिमाग में भी आया ये बात कि भाई कुछ तो है
जिसके वजह से एक पीढ़ी का लक्षण दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, साथ ही साथ अगले पीढ़ी में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। इन सबको मिलाकर के क्या कहना है? आनुवांशिकता कहना है, जेनेटिक्स कहना है। इन्हीं सब चीज पर काम कर रहे थे कौन? ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक। कब? सन 1900 के आसपास। ठीक है। आज जब ये लोग काम कर रहे थे तब इनके दिमाग में आया कि अरे भाई, जो चीज हम लोग खोज रहे हैं ना, इसके बारे में कहीं सुना सुना सा लग रहा है। समझे? जो चीज हम लोग अभी 1900 में खोज रहे हैं, ये बात कोई ना कोई तो कहा है पहले, हमने ध्यान नहीं दिया है। तो अब जाकर के उठाया गया मेंडल साहब का किताब। देखो, वैज्ञानिक बड़ी चालू होता है सब। वो लोग कुछ करता है ना, 4-4 महीना 5-5 महीना लैब में रह जाएगा, उस पर काम कर रहा है, एक वो चीज पे काम करेगा, उसको लिख के रखेगा। क्योंकि वैज्ञानिक बड़ी भुलक्कड़ भी होते हैं। तेज तो होता है दिमाग, लेकिन भुलक्कड़ होते हैं, भुलक्कड़ मिजाजी होते हैं, इसलिए वो सब कुछ क्या करते हैं? लिख करके रखते हैं। तब जाकर के तीनों वैज्ञानिक ने क्या किया? पन्ना उलटना चालू किया। किसका? मेंडल साहब का। और ये हक्के बक्के रह गए देख करके कि हम लोग अभी खोज कर रहे हैं और हमारा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है कि इसके बाद हमें क्या खोजना है, क्या करना है, या इसका रिजल्ट क्या होगा। इसके बारे में मेंडल साहब बहुत पहले, कब? 1865 में बता के जा चुके हैं। सोचो कितना अंतराल है। इतनी देखो तो 1900 और 65, कितना अंतर है? 35 साल का। सोचो, जो चीज हम आज खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज 35 साल पहले ही खोजा जा चुका है। तब जाकर के मेंडल साहब को क्या मिला बच्चा? सफलता मिला। असल सफलता तो यही है कि हमने कोई बात बताई और लोगों ने समझ लिया, जान लिया, वही क्या है? हमारी सफलता है। ठीक है। ये तो कहानी हमने की खत्म।